गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बीम का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसके डिज़ाइन स्टेप को कंसीडर किया जाता है और कुछ और बातें करेंगे जो कि आपकी बिल्टअप बीम से डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि बिल्टअप बीम ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे और अब हम लोग इसके डिज़ाइन स्टेप्स को डील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछला लेक्चर था वहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी जिनके बारे में अभी हमें डील करना ज़रूरी है। जैसे उसका एक नोट पॉइंट है जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट नोट नंबर 1। दिस इज मेंशन दैट कि अगर बीम को हम डिज़ाइन करना है तो जनरली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली इफ द बीम is safe in web crippling, अगर बीम को आपने वेब क्रिपलिंग में सेव करा दिया, then it will be safe in वेब बकलिंग। दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर आपने बीम को, इसको वेब को अगर आपने क्रिपलिंग में सेव करा दिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि देन इट विल बी सेफ इन वेब बकलिंग। इसका मतलब है अगर आप क्रिपलिंग में चेक कर लेते हो तो बकलिंग में चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिल सकता है। चल फिर चेक फॉर बीम डिजाइन, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है। अगले पॉइंट की बात करता हूँ। चेक फॉर, this is the check for beam design, check for beam design। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, check for beam design। अब बीम की डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीजें चेक की जाती हैं उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। क्योंकि बीम है और बीम में हम क्या क्या डिज़ाइन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे आप सोम में पढ़ लीजिए, चाहे आप आरसीसी में पढ़ लें, कहीं पे भी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें लगभग सेम ही रहती हैं। तो बीम की डिज़ाइनिंग में हमको कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, जैसे कल हमने डील किया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जैसे हमने बीम में डिज़ाइन किया था उसको बेंडिंग के लिए, बीम को डिज़ाइन किया था शियर के लिए, बीम को डिज़ाइन किया था डिफ्लेक्शन के लिए, बीम को डिज़ाइन किया था बकलिंग के लिए और किसके लिए, क्रिपलिंग के लिए। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट, दैट कैन बी रिटन एज शियर। दूसरा है दैट इज मूवमेंट। ठीक है, थर्ड है डिफ्लेक्शन। अब ये सारी कहानी मैं मेंशन कर चुका हूँ डिटेल में भी कि शियर कैसे निकलता है, डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है। नेक्स्ट, बकलिंग। बकलिंग क्या होता है ये तो आप जानते हो, बकलिंग। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, क्रिपलिंग। क्रिपलिंग भी आप जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, लोकल बकलिंग ऑफ फ्लेंज। लोकल बकलिंग ऑफ फ्लेंज एंड वेब like plastic section, compact section, तो ऐसे सेक्शन आपके हो सकते हैं एटसेट्रा। चल देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, चेक फॉर बीम डिजाइन, दैट इज शियर, दैट इज मूवमेंट, दैट इज डिफ्लेक्शन, दैट इज बकलिंग, क्रिपलिंग एंड लोकल बकलिंग। तो कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन कंसिडरेशन इन बीम। 4 ऑप्शन बना के देगा, एक तो शियर देगा, मूवमेंट देगा, डिफ्लेक्शन देगा, इसके अलावा टॉर्सन वगैरह कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो जैसे सोम का ही देख सकते हो, सोम में शियर पढ़ते हो, मूवमेंट पढ़ते हो, डिफ्लेक्शन पढ़ते हो, बकलिंग पढ़ते हो, क्रिपलिंग वगैरह वहाँ पे नहीं डील करते हो, बाकी सारी चीज़ें लगभग डील करते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं शुरुआत की, इनको बोलते हैं प्राइमरी चेक। ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेक। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेक। इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी चेक बोला जाता है।
और जो ये बातें हैं, ये 3 बातें जो हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेक। सेकेंडरी चेक मतलब ये सेकेंडरी हैं, इनको चेक करना बहुत जरूरी है, जो कि ये प्राइमरी है, क्योंकि इनमें फेल्योर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्राइमरी ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके हम मेंशन कर रहे हैं क्या, कि जो रोल्ड सेक्शन होता है हमारे पास, उसमें आपको सेकेंडरी चेक लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सेकेंडरी में सेफ रहता है। ऐसा सेक्शन ही बनाया जाता है कि वो सेफ रहता है। तो पॉइंट मेंशन करेंगे, रोल्ड सेक्शन are generally safe in secondary failure। सेकेंडरी फेल्योर में क्या रहता है, ये सेफ रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो रोल्ड सेक्शन बनाया जाता है, जो आई सेक्शन अभी आपने देखा था, तो वहां पे क्या था कि उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसीलिए ज्यादातर हमारे केस में रोल्ड सेक्शन ही यूज किया जाता है। उसमें वेब क्रिपलिंग ना होती है, मतलब ऐसा डिजाइन ही किया जाता है ताकि क्रिपलिंग ना हो, बकलिंग ना हो, लोकल बकलिंग ऑफ द फ्लेंज एंड वेब, इस तरीके से उसकी डिजाइन, उसकी थिकनेस को रखा जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन लगाते समय आपको ज्यादा क्या ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। ओके, अगर वो रोल्ड सेक्शन है तो आप लिख सकते हो सिंपली एक नोट करके कि भाई ये सेफ रहेगा सेकेंडरी आपका फेल्योर में। चलो, अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कुछ डिजाइन स्टेप्स हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, शुरुआत से मेंशन करूंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी है। आप इसको पहले लिख लीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं सारे एक एक करके स्टेप बताता हूं कि डिज़ाइन स्टेप क्या क्या होते हैं। चल आगे बात करते हैं, डिज़ाइन स्टेप की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन स्टेप्स। डिज़ाइन स्टेप, क्योंकि देखिए स्टेप्स अगर मुझे याद रहेंगे तो फिर उससे हमारे लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी। आज हमको पढ़ना है बिल्टअप बीम, क्योंकि बिल्टअप बीम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बिल्टअप बीम पे भी चीज़ों को डील करना जरूरी है, क्योंकि बिल्टअप बीम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी। क्यों हम डिज़ाइन करते हैं उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा, और इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और मजबूती आ जाए। चल बात कर लेते हैं यहाँ पे। चल यहाँ पे डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर फॉर रोल्ड सेक्शन। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उनको हमको यहाँ पे डील करना है। तो डिजाइन प्रोसीजर में एक एक स्टेप करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि आपको हर एक क्लियरिटी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर ये स्टेप क्लियर होंगे तो आप आसानी से मेंस का क्वेश्चन कर पाओगे। पहला पॉइंट, कैलकुलेट फैक्टर्ड लोड। अगर आप एलएसएम से करोगे तो फैक्टर्ड लोड आपको निकालना पड़ेगा, अगर आप वर्किंग से कर रहे हो तो फैक्टर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब कहानी एलएसएम से है, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। तो जब भी लोड को आपको यहाँ पे फैक्टर्ड करना होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 1.5 लगाओगे, जो कि एलएसएम मेथड होगा। अगर इसको वर्किंग से करते आप तो सिंपली वर्किंग लोड लेते, यानी कि सर्विस लोड कंसिडर करते, ठीक है। चल उसके बाद में दिस इज द फैक्टर लोड एंड मैक्सिमम, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ इन चीज़ों को मैं कैसे। सपोज दैट कि एक आपके पास दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके ऊपर W किलो न्यूटन पर मीटर का क्या है, लोड है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम आप बना सकते हो, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। अगर इसकी स्पैन L है, इसकी स्पैन अगर L है, तो देखो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, ये रिएक्शन निकालोगे R2 मानते हैं, दिस इज द WL/2 सिमेट्रिकल है, और R1 भी यहाँ पे आएगा, दैट इज WL/2।
तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव। फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा जो कि मैक्सिमम आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे शियर फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी जिसको मैं VU मैक्स बोलूँगा, पहले तो आप इसको फैक्टर लोड करेंगे, दैट इज 1.5 इंटू W कर देंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, आपको फैक्टर्ड अगर चाहिए तो आप यहाँ पे VU मैक्स लिखोगे, दैट इज WU L डिवाइड बाई 2। चल, फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इजकल टू WU L इफेक्टिव का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो अगर सिंपली सपोर्टेड है तो उसका फार्मूला आपका ये हो जाएगा। तो दिस इज W बाई 2, दिस इज WU L स्क्वायर डिवाइड बाई 8, इफेक्टिव यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल लोगे, तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेप, पहला स्टेप कैसे कंप्लीट करोगे। कैलकुलेट द फैक्टर लोड एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल गया, जो कि अगर सिंपली सपोर्टेड होगी तो सीधे आप निकाल लोगे। यहाँ पे ध्यान है कि लोड में मैं यहाँ पे जो कंसिडरेशन कर रहा हूँ, जो ये लोड है W, इसमें डेड लोड भी है प्लस लाइव लोड भी है। अगर आपको एग्जाम में कुछ और भी बताता है वो, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। मान लो और कोई लोड है, विंड है या कोई वाइब्रेशन लोड है, तो उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। उस हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, सेकेंड, कैलकुलेट ZP रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, यूजिंग द फार्मूला ZP इजकल टू M अल्टीमेट डिवाइड बाई FY डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड होता है, जहां पे सिग्मा की जगह पे लिखते हैं FY डिवाइड बाई 1.1 बिकॉज दिस मेथड इज LSM, सो वी यूज द स्ट्रेस FY अपॉन 1.1। अगर आप इसको वर्किंग से करोगे तो आपको यहाँ पे सिग्मा सीधे रखना पड़ेगा, और जो कि बेंडिंग में स्ट्रेस हमने लिखाया था, जो बेंडिंग में स्ट्रेस होती है वो 0.66 FY होती है। तो आप अगर वर्किंग से इस प्रॉब्लम को करोगे तो आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, ध्यान है, जब वर्किंग से करोगे तो लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप नहीं लगाओगे, सीधे W इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड लोगे, उसमें आपको 1.5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम प्रॉब्लम को जब करेंगे मेंस का क्वेश्चन तो वहाँ पे बता देंगे। ठीक, जहाँ जहाँ अल्टीमेट आएगा तुरंत फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका लग जाएगा। थर्ड स्टेप कह रहा है, कंसीडर द सेक्शन, ऐसा प्रॉब्लम सेमेस्टर में बहुत आता है। कंसीडर द सेक्शन बेस्ड ऑन ZP पे आपको देखना पड़ेगा रिक्वायर्ड गिवन इन IS 800 2007। ठीक, चल अब देखो, इस बात को समझने के लिए क्या करोगे, पहले आप ZP निकालोगे जो कि यहां से निकल के आ जाएगा। इस ZP को क्या करोगे, आपको एग्जाम में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ZP के करेस्पॉन्डिंग, सपोज दैट कि आपका ZP आ गया, मान लेते हैं कि 2 × 10⁻⁶ mm³ निकल के आ गया, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको क्रॉस सेक्शन दिया होगा कि ये ISHB है, ये ISMB है या IS वाइड बीम है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ZP के करस्पॉन्डिंग सारी प्रॉपर्टी क्रॉस सेक्शन की, आई सेक्शन की दी होंगी। ठीक, तो आपको वहां पे चूज करना होगा कि कौन सा सेक्शन हम ले वहां पे जो कि इस ZP के करस्पॉन्डिंग लगभग बराबर हो। ठीक, अगर आप ये आपका एग्जाम में आएगा किसमें, कॉम्पिटिटिव में, लेकिन जब सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो दोस्तों वहां पे हम लोग क्या टेबल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, स्टील टेबल का। जो ZP निकल के आया, इस ZP के करेस्पॉन्डिंग जाके एक स्टील टेबल है जहां पे बीम के सेक्शन को क्लासीफाई किया गया है, उसमें से आप देखिए इस ZP के करेस्पॉन्डिंग कौन सा क्रॉस सेक्शन हो सकता है, उसका कुछ एरिया होगा, उसकी फ्लेंज की कुछ विड्थ होगी, उसकी ओवरऑल डेप्थ होगी, उसकी फ्लेंज की थिकनेस होगी, सारी चीज़ें, उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, IXX, IYY, रेडियस ऑफ जायरेशन, सारी प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये चीज़ कहाँ से पॉसिबल है, टेबल से। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। तो ये तो टेबल से निकाल लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे क्लासीफाई करना पड़ेगा आपको। स्टेप 4, क्लासीफाई द सेक्शन एज प्लास्टिक, क्लासीफाई
द सेक्शन, क्लासीफाई द सेक्शन एज प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक है सेक्शन, प्लास्टिक, ठीक है, क्लासीफाई एज सेक्शन प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब फैक्टर हम बीटा ले रहे थे प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट के केस में हमने बीटा बराबर 1 माना था, ठीक है, लेकिन सेमी कॉम्पैक्ट होगा तो उसमें जेडपी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सीधा जो स्ट्रेस का डायग्राम बनता था वो लीनियर बनता था। लेकिन कॉम्पैक्ट और प्लास्टिक के केस में आपने देखा था जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है। तो ध्यान है कि जब रेक्टेंगुलर डायग्राम बनेगा तो जेडपी कंसीडर करोगे, m = Fy × ZP, लेकिन अगर आपका डायग्राम यहाँ पे ट्रायंगुलर बनेगा तो आप Fy × ZE यूज करोगे, दैट इज इलास्टिक। तो दोनों बातों का यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर अगला स्टेप है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे शियर, कैलकुलेट डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, इसके बारे में हम लोग देते हैं BD = Fy / √3। बार बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये शियर एरिया होता है, ये स्ट्रेस है Fy / √3। डिजाइन की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलो यहां से तो ये बात हो गई। फिर क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जो डेवलप्ड है, इंश्योर करो कि जो डेवलप है, डेवलप Vu max, इंश्योर Vu max < VD, ताकि जो है अप्लाइड जो है, दिस इज द अप्लाइड, देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द अप्लाइड, तो जो Vu max है दिस इज द अप्लाइड ड्यू टू अप्लाइड लोड, जो उस पर लोड होगा उसके कारण जो आपका डिजाइन यहाँ पे, सॉरी, दिस इज द Vu max डेवलप होगा, ये हमेशा या तो इसके इक्वल होना चाहिए या डिजाइन के क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन ये रजिस्टिंग वैल्यू होती है और दिस इज द अप्लाइड वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी चीज़ शेयर में तभी सेफ होगी जब अप्लाइड शेयर फोर्स या तो उसके इक्वल हो जाए या उससे क्या हो, लेस हो। तो ये बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड चेक फॉर लो शेयर, चेक फॉर लो शेयर एंड हाई शेयर केस, एंड हाई शेयर केस कैसे चेक करोगे, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। हाई शेयर केस कैसे चेक करोगे, अगर Vu max लेस देन 0.6 VD आता है तो दिस इज द लो शेयर केस होता था। मैं लिख देता हूँ लो शेयर केस। उसके बाद में Vu max इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.6 VD, दिस इज द हाई शेयर केस, ठीक है। तो यहाँ से कंपेरिजन हम लोग कर लेंगे। हालांकि आपके केस में हाई शेयर नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका प्रॉब्लम बहुत टिपिकल होता है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जो मिलेगा प्रॉब्लम वो आपको मिलेगा लो शेयर पे ही। ये डिज़ाइन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इसलिए इसको नहीं पढ़ना है, ठीक। चल फिर भी ध्यान दे देते हैं क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही मिल जाएगा कि लो शेयर किससे कम होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है सेवेंथ स्टेप कह रहा है फाइंड द मूवमेंट कैपेसिटी। अब देखो आपको पता चल गया कि वो लो शेयर है या हाई है, उसके बेस पे आपको मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन आप सेक्शन, ठीक है, एंड कि लो शेयर है, लो है या हाई शेयर केस है, उसके बिहाफ पे हाई शेयर, उसी के बिहाफ पे आप निकालोगे क्या, आपको निकालना पड़ेगा मूवमेंट, ठीक है। तो ये केस हो जाए लो शेयर केस होगा क्योंकि हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा वो लो ही की शेयर का केस रहेगा। तो उस केस में लो शेयर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मूवमेंट निकाल लेंगे, उसके हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। आप किसके लिए चेक करोगे, आप डिफ्लेक्शन के लिए चेक करोगे। डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे,
जैसे यही सिंपली सपोर्टेड बीम होती तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे निकल गया था, दिस इज द 5 डिवाइड बाई 384। ध्यान है कि डिफ्लेक्शन इज द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग हमेशा वर्किंग पे काम करते हैं, तो लोड आपका ये रहेगा सर्विस रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज सर्विस, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सर्विस इंटू L4 डिवाइड बाई EI। ओके, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना है कि जब भी डिफ्लेक्शन निकालेंगे फैक्टर्ड लोड को कंसीडर नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, कैसे बनाएगा कि बताओ इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन वी एज्यूम लोड एज फैक्टर्ड सर्विस, ऐसे ऑप्शन बनाएगा। तो ध्यान है कि जब डिफ्लेक्शन या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का कोई भी क्राइटेरिया होगा हमेशा वर्किंग लोड पे बात करोगे, अल्टीमेट लोड पे बात नहीं करोगे। इसके बारे में मैंने लेक्चर 4 या 5 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ जा करके लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को आप चेक कर सकते हो। चल, अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन तो मैंने बता दिया आपको फार्मूले से। ज़्यादातर हमारा जो बीम रहता है सिंपली सपोर्टेड रहता है, प्लस उसके ऊपर यूडीएल की तरह हमेशा लोड लगाया जाता है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन कल को यहाँ पे लोड अगर पॉइंट लोड होगा तो डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा 1/48 WL3/EI। चल, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगला है 9th स्टेप है चेक फॉर वेब बकलिंग। चेक फॉर वेब बकलिंग। चेक फॉर वेब बकलिंग इन केस ऑफ D डिवाइड बाई TW, दिस इज अगर 67 से ज़्यादा है, क्या है 67 से, दिस वैल्यू D बाई TW इज ग्रेटर देन 67, देन इट इज कंसीडर, और इसको बोलते हैं और हाई शेयर केस। हाई शेयर केस अगर ये वैल्यू निकल कर, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन बना के देगा, यहाँ पे 67 कर देगा, 70 कर देगा, 80 कर देगा, 65 कर देगा। आपको ये पता है कि भाई 67 से कंपेरिजन किया जाता है, तो 67 इंटू एप्सिलॉन बोल दो इसको, उससे अगर ज़्यादा होगा ये वैल्यू तो इसको बोलेंगे हाई शेयर केस। अगर ये वैल्यू लेस हो जाएगी तो इसको क्या बोलोगे, लो शेयर केस। ठीक है, तो यहाँ पे अदरवाइज लो शेयर का केस। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि D बाई TW अगर लेस देन 67 हो गया तो ये लो शेयर केस होता है, और लो शेयर केस में हम लोग, लो शेयर केस हो जाएगा। और मैंने एक बात और लिखाई थी कि लो शेयर केस में हम लोग यहाँ पे वेब बकलिंग को चेक नहीं करते हैं। तो इन केस ऑफ लो शेयर केस वेब बकलिंग इज नॉट चेक, वेब बकलिंग इज नॉट चेक, सेफ रहता है, इज नॉट चेक बिकॉज इन लो शेयर इट इज सेफ, तो वहाँ पे क्या रहता है, सेफ रहता है। इसी स्टेप को मैंने पहले भी मेंशन किया है और फिर मैं एक बार इसको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू आती है एप्सिलॉन, जिसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इक्वल टू 250/FY। एक ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है दिस इज 250 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 250 डिवाइड बाई FY। ठीक है, चल, तो ये स्टेप्स आपके हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे, अब तो ये डिज़ाइन स्टेप थे, इस पे जब हम मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, तो ये कहानी आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। बड़ा सिंपल है, ऐसा देखने में आपको लग रहा है मेंस में कैलकुलेटर अलाउ होता है और आपने सोम पढ़ रखा है। अब आपने सोम पढ़, देखो ये कहानी मैंने वेल्ड में पढ़ा दी थी आपको, वेल्ड में जब शियर मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे ये कहानी तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद ये सब सोम में आपने पढ़ रखा है कि शियर फोर्स क्या होता है, WU/L, ये बेंडिंग मोमेंट, ये तो आपने जान ही रखा है। डिफ्लेक्शन भी आप जानते हो, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब सब कुछ आपको पता है। दूसरी बात आपको ये भी पता था कि हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, अगर मैं इस कहानी को यहाँ पे समझा दूँ, ये जो फार्मूला आप लिख रहे हो ZP वाला, हालांकि सेक्शन मेरा प्लास्टिक डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, अब प्लास्टिक वाला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो प्लास्टिक भी क्लियर कर देंगे। देखो हो क्या रहा है, M/I इजकल टू सिग्मा बाई वाई लिखते हैं, ठीक, या इसको लिख सकते हो सिग्मा इजकल टू दैट इज M डिवाइड बाई I बाई वाई, और I बाई वाई को क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, M इजकल टू क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू Z। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कुछ भी नहीं, ये भी एक सोम का ही कॉन्सेप्ट है, M इजकल टू सिग्मा इंटू Z।
क्या लिखा गया है, m इजकल टू सिग्मा, ये है सिग्मा एफ वाई अपान 1.1। अगर वर्किंग से करते तो 0.66 इंटू एफ वाई कंसिडर करोगे, अगर लिमिट स्टेट से करोगे तो एफ वाई डिवाइड बाई 1.1। हालांकि हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन प्लास्टिक सेक्शन की करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में सेक्शन आपका सही रहता है, कम सेक्शन लगता है, मतलब मटेरियल की बचत हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जेडपी कंसीडर करते हैं। तो जहाँ जेड है वहाँ जेडपी कर दीजिए, मतलब आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप सोम के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो इसलिए सोम का कॉन्सेप्ट जो रहेगा उससे आप आसानी से चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि बिल्टअप सेक्शन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो पहले आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बिल्टअप सेक्शन के डिज़ाइन पढ़ता हूँ, उसको कैसे डील किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे बिल्टअप सेक्शन के बारे में, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिल्टअप सेक्शन, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, यहाँ से गेट में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, सिंपली पूछता है। कम से कम आपको ये तो पता हो ना, 2 सेक्शन मॉडुलस दे देता है, ठीक है, एक आपको प्लास्टिक देगा, एक इलास्टिक देगा। अब प्लास्टिक कहाँ पे यूज़ करना है, प्लास्टिक वहाँ पे यूज़ करना है जब आपका सेक्शन क्लासीफाई होगा, क्या, या तो आपका सेक्शन क्लासीफाई हो आपका प्लास्टिक, या तो क्या हो आपका कॉम्पैक्ट हो। तो जब भी कॉम्पैक्ट रहेगा सेक्शन और आपका एग्जाम में बताएगा कि ये कॉम्पैक्ट है या प्लास्टिक है, क्या है, नहीं पता होगा तो उसको हम लोग कुछ क्राइटेरिया है जिनसे हम लोग वहाँ पे उसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो प्लास्टिक होगा तो जेडपी यूज करेंगे, कॉम्पैक्ट होगा तब भी जेडपी यूज करेंगे, लेकिन अगर आपका सेमी कॉम्पैक्ट है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे एफ वाई डिवाइड बाई 1.1 इंटू क्या यूज करोगे, इंटू जेड ई यूज करोगे। अगर सेमी कॉम्पैक्ट है तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपका ट्रायंगुलर हो जाता है। तो इस बात का एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस बात को मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि हम लोग प्रॉब्लम को कुछ ऐसा इस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बिल्टअप सेक्शन की डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्टअप सेक्शन का भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो उसका प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्री में कम चांस है लेकिन मेंस में उसके चांस हैं, इसलिए बिल्टअप सेक्शन का हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ये पता कर लें कि उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। उसमें कुछ एक स्टेप हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी लगभग सारा स्टेप कॉमन रहेगा जो अभी आपने पढ़ा, कुछ स्टेप ऐसे डिफ़र करेंगे जिनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं, दैट इज प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग अ बिल्टअप बीम। तो डिज़ाइन ऑफ बिल्टअप बीम के बारे में देखते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन ऑफ बिल्टअप। अब ये बिल्टअप का मतलब क्या होता है, बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। बिल्टअप बीम, डिज़ाइन ऑफ बिल्टअप बीम, इसको बोलते हैं प्लेटेड बीम भी बोलते हैं, मतलब प्लेट यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं प्लेटेड बीम। ठीक है, चलो पहला पॉइंट मेंशन करते हैं। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, क्यों हम इसको डिज़ाइन करते हैं एज अ बिल्टअप बीम, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हम इसका नाम बिल्टअप बोलते हैं। होता क्या है कि अप्लाइड जब बेंडिंग मोमेंट या अप्लाइड लोड, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट या अप्लाइड लोड अगर रजिस्टिंग मोमेंट से ज़्यादा हो जाता है और जो आपने क्रॉस सेक्शन दिया रजिस्ट करने के लिए वो उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, बिल्टअप। ठीक है, तो बिल्टअप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो गिवन क्रॉस सेक्शन है वो अगर अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट को या अप्लाइड लोड को बियर नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल हो जा रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, बिल्टअप बीम की डिज़ाइन करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लेटेड बीम भी बोलते हैं और इसको बिल्टअप बीम भी बोलते हैं। चल अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, if a single beam section cannot withstand
कैन नॉट विथस्टैंड अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड और अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, कुछ भी लिख दो आप क्योंकि वही बात एक ही है। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, द बिल्ट अप बीम इज यूज्ड, द बिल्ट अप बीम इज यूज्ड। कौन सा यूज करोगे? बिल्ट अप बीम्स आर यूज्ड, ठीक है। चल दूसरा स्टेप हो जाता है फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसको मैं लिख रहा हूं, दैट इज mu, और इसका फार्मूला आपका होता है Fy डिवाइड बाई 1.1 इंटू ZP, ठीक है। इसको क्या मानते हैं? ZP के बराबर मानते हैं। तो Fy डिवाइड बाई 1.1 इंटू ZP, इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि M क्या होता है? M होता है सिग्मा इंटू Z। अब ये सिग्मा इंटू Z होता है, तो अगर हम लिमिट स्टेट से डिजाइन इसको कर रहे हैं तो Fy अपान 1.1 लिखेंगे, ओके। अच्छा, अगर ध्यान रहे कि अगर आप वर्किंग से करोगे, वर्किंग में कभी भी ZP नहीं यूज करोगे और वर्किंग में कभी भी आप Fy अपान 1.1 नहीं यूज करोगे। वहां पे अगर यूज करोगे, ये तो LSM मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, दिस इज द LSM, ओके। अगर मैं बात कर लूँ वर्किंग से, WSM की बात करूँ, तो इसी चीज़ को आपको M लिखना पड़ेगा, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इनटू Z यूज करोगे, ठीक है। इलास्टिक यूज करना पड़ेगा, ZP नहीं यूज करते हैं क्योंकि वर्किंग में कभी भी प्लास्टिक और अल्टीमेट की बात ही नहीं करते हैं। तो ये फार्मूला लगेगा, और जिसको जहाँ पे सिग्मा बेंडिंग जो है ना, इसको लिख सकते हो 0.66 इंटू Fy। तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, 0.6 इंटू Fy सिंपली आप लगा सकते हो, ठीक। चल अब बात कर लेते हैं, यहाँ से जो चीज़ निकल के आती है इससे हम लोग एक स्टेप निकालेंगे। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट अगर मान लेते हैं, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, ये तो रेजिस्टेंस था तो इसको R कर देते हैं सफिक्स में, ठीक है। तो ये है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, इसको मैं लिखूंगा WU इक्वल टू L इफेक्टिव। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL लगा है तो ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे ZP रिक्वायर्ड, ZP रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा? देखो कैसे, सिंपली आपने कैसे किया, सबसे पहले तो ये पता कर लिया कि सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि जो भी क्रॉस सेक्शन दिया है उससे हम लोग क्या करेंगे, ये चेक किया कि उस पर वो बियर नहीं कर पा रहा था तो हम जाएंगे बिल्टअप पे। तो बिल्टअप के लिए क्या करोगे, फिर ये देखोगे कि जितना अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है उसको यहाँ पे पुटअप करोगे, तो ZP फार्मूला निकल के आएगा अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, दिस इज द MU। इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में अप्लाइड, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। अप्लाइड में बोल देता हूँ डिवाइड बाई स्ट्रेसेस, Fy डिवाइड बाई 1.1, यही फार्मूला होता है। MU इक्वल टू क्या होता है? ZP इंटू Fy इंटू अपान 1.1। सेम चीज़ लिखी गई है, ये रजिस्टिंग है, ये रजिस्टिंग का मतलब ये बियर करेगा। अब यहाँ पे आपका निकल गया ZP रिक्वायर्ड, इतना रिक्वायर्ड है आपके लिए, ZP इतना चाहिए आपको, क्योंकि ये अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है। पहले मैंने चेक किया कि इस अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट पे आपका सेफ नहीं था, जो भी आपने सेक्शन लिया था, मान लिया I सेक्शन आपने लिया था, उस पर वो सेफ नहीं था। अब मैं प्लेट लगाऊंगा, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो निकल के आएगा ZP रिक्वायर्ड, फिर मैं क्या करूँगा, एक प्लेट लगाऊंगा ऊपर, एक प्लेट लगाऊंगा, या तो एक प्लेट लगा के चेक करूँगा कि ZP सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या इस ZP पे वो सेफ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं सेफ होगा तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह हम लोग क्या लगाएंगे, प्लेट को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे। चल नेक्स्ट स्टेप है, देखिए ZP मिल गया, सारी कहानी हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका ZP है। तो इफ कवर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड, if cover plates are provided, अगर आपने कवर प्लेट्स प्रोवाइड कर दिया है, प्रोवाइडेड टू इंक्रीज क्या बढ़ा रहे हो, टू इंक्रीज मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी
मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, देन जेडपी रिक्वायर्ड, देन जेडपी रिक्वायर्ड। इसका एक फार्मूला होता है जो आपको रिमेंबर नहीं करना, अभी मैं इसको डेराइव करता हूँ। तो जेडपी रिक्वायर्ड क्या होता है, जेडपी रिक्वायर्ड को हम लिख सकते हैं जेडपी ऑफ आई सेक्शन या बीम सेक्शन, जेडपी बीम बोल दो इसको, या इसको ब्रैकेट में मैं आई बोल देता हूँ, आई सेक्शन समझ में आएगा, प्लस जेडपी प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जेडपी अब रिक्वायर्ड जो आपका होना चाहिए, आपने क्या किया, कवर प्लेट प्रोवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। अब कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसका एक जनरल फार्मूला निकल के आता है, जेडपी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जेडपी बीम प्लस जेडपी प्लेट। अब यहाँ से एक खास बात यह है कि मेरे को अगर जेडपी प्लेट निकालना है, जेडपी प्लेट, क्योंकि ये पता करना जरूरी है कि कितना निकल के आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी जेडपी रिक्वायर्ड माइनस जेडपी ऑफ बीम या आई सेक्शन, जेडपी ऑफ आई कर देते हैं या बीम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। और इसको हम जो है, इस चीज़ को जो है जेडपी ऑफ प्लेट को लिखते हैं एरिया ऑफ प्लेट इनटू डी। इस बात को मैं अभी प्रूफ कर दूंगा, जेडपी रिक्वायर्ड माइनस जेडपी ऑफ आई सेक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि दैट इज एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड, जिसको मैं बोलूँगा एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकता हूँ, जेडपी ऑफ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये ज़्यादा होगा हमेशा, माइनस जेडपी ऑफ आई सेक्शन या बीम सेक्शन, जो भी आपने ले रखा होगा उसका सब्ट्रैक्ट करोगे, जो बीम होगा आपका आई सेक्शन भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइड बाई आप क्या करोगे, जो डेप्थ होगी उसको। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला हो जाता है। इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस में पूछ रखा है। ठीक है, बड़ा आसान है, जेडपी आपको रिक्वायर्ड भी दिया होगा, जेडपी आई सेक्शन दिया होगा, डेप्थ से डिवाइड कर दोगे तो प्लेट का एरिया रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। चल अब इस कहानी को डेराइव कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये चीज़ आई कैसे मैंने इसको एपी रिक्वायर्ड इंटू डी लिख दिया, इस चीज़ को डेराइव कर देते हैं। चल देखो ये क्या है आपके सामने, दिस इज द रोल्ड सेक्शन, ये है आपके पास रोल्ड सेक्शन। ठीक है, दिस इज द रोल्ड सेक्शन, ऐसा कुछ बनाया गया। क्लियर, ये का आपका आई सेक्शन है जिसकी थिकनेस कुछ ना कुछ रखी जाती है। इसके ऊपर बताया गया कि आपको कवर प्लेट लगानी है। क्या लगानी है, कवर प्लेट। तो मैंने क्या किया, इसको एक कवर प्लेट के माध्यम से जोड़ दिया, कुछ ना कुछ थिकनेस होगी इसकी। आपने क्या किया, प्लेट को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये आपकी हो गई कवर प्लेट, इसको बोलते, इसी को बोलते हैं बिल्टअप सेक्शन। ठीक, चलो लगभग थिकनेस इसकी कॉमन रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ना इसकी थिकनेस आप रख सकते हो ना इसकी। ठीक है, लगभग इसकी लेंथ क्या है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको भी, इसको आपने ये बढ़ाया यहाँ पे, और इसको आपने क्या किया, आपने इसको इस तरीके से बढ़ा दिया। ठीक, चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपका हो जाएगा आई वाई वाई हो जाएगा, दिस इज द एक्सिस, इसको बोलोगे आप वाई वाई बोल दोगे, और इसको बोलोगे एक्स एक्सिस। चल अब देखो इसकी डायमेंशन को मैं लिख देता हूँ, सपोज दैट इसकी जो डायमेंशन दी गई हैं उसको मैं मान लेता हूँ, दिस इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, दिस इज द थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इसका विड्थ ऑफ फ्लेंज, सॉरी दिस इज द विड्थ ऑफ प्लेट, दिस इज द विड्थ ऑफ प्लेट, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, ये भी आपका हो जाएगा, दिस इज द टीपी। चलो इसका डेप्थ जो है लगभग डी मान लेते हैं, ये हो गया डेप्थ। चलो ये निकल के आ जाता है, आपका डेप्थ निकल के आ जाता है। तो इस चीज़ को समझना है। अब देखो ये जो लगाया गया है ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लेटें हैं। क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट। तो आप यहाँ पे आपको निकालना है एपी रिक्वायर्ड फॉर प्लेट। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या मानते हो, इसका स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप मानते हो
ये है, आप मानते हो इसको रेक्टेंगल, क्या मानते हो? ये है रेक्टेंगुलर डायग्राम इसका लगभग, ये है रेक्टेंगुलर डायग्राम जिसको हम लोग FY मानेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशन में ये हेल्प करेगा इसलिए इसको ले रहे हैं। नीचे टेंशन रहेगा, दिस द FY। ठीक, चल अब इसका कॉन्सेप्ट जो है प्लास्टिक में आपको और समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ प्लेट अगर आपको चाहिए तो इसका एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 2। ठीक है, दिस इज द A डिवाइड बाई 2, सॉरी ZP ऑफ प्लेट, एरिया नहीं, दिस इज द ZP। इसका फार्मूला होता है ZP ऑफ प्लेट, इसका फार्मूला होता है A डिवाइड बाई 2 Y1 बार प्लस Y2 बार। अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी होती है तो उसका एक जनरल फार्मूला होता है ZP। अब इस चीज़ को मैं डराइव कर दूंगा कहाँ पे, जा करके आपको डिज़ाइन करूंगा, जब प्लास्टिक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दूंगा कि इसको अभी तो आप रिमेंबर कर लीजिए कि ZP इक्वल टू होता है कि A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार, आपका फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक, थोड़ा छोटा सा फार्मूला है, आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसको डराइव भी कर दूंगा आसानी से। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको प्लेट कितनी है, 2 प्लेटें हैं, तो 2 प्लेटों का एरिया लेना पड़ेगा। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। तो इसको अगर मैं लिखूं ZP ऑफ, दिस इज द गिवन दैट ZP ऑफ प्लेट इज इक्वल टू, कितना एरिया है, 2 है, तो इसको मैंने लिख दिया 2। प्लेटें हैं तो इसको प्लेट मेंशन करोगे, दिस इज द प्लेट डिवाइड बाई 2। चल अब आपको लेना है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमेशा इसका वहां से कंसिडर करते हैं, जो Y1 एंड Y2 बार है इसको बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो जहां से क्रॉस सेक्शन आपका क्या कहते हैं, जहां से आपका क्रॉस सेक्शन इक्वली डिवाइड करे उसे बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, फिर भी मैं डील करूंगा, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अगर किसी चीज को वो इक्वली डिवाइड करे और उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर हो, उससे बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन या प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलोगे। तो अगर इसका ऊपर का एरिया नीचे का एरिया सेम हो जाएगा तो उसे बोलोगे प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के केस में ही पॉसिबल होता है, इलास्टिक में पॉसिबल नहीं होता है। इलास्टिक में हो सकता है कि आपका सिमेट्रिकल सेक्शन हो, तब तो पॉसिबल है, लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन भी होता तो यहाँ पे आपका हमेशा चाहे कैसा भी सेक्शन हो, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब इस चीज़ को मैं प्रूफ करने में आपको प्लास्टिक के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आगे आएगा इसलिए उसको थोड़ा सा बता दें। बस आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार, इस पर भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो अब Y1 बार Y2 बार क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है दिस द Y1 बार, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द Y2 बार, इसके सेंटर तक जाएगा। ओके, तो आप इसको Y1 बार को क्या लिख सकते हो। अब देखो प्लेट की थिकनेस बड़ी कम होती है, इसको लगभग निगलेक्ट मानते हैं। जैसे थिकनेस ऑफ प्लेट का मतलब समझो, थिकनेस ऑफ प्लेट जो होगी अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि भाई 7-8 mm, ऐसे ही रखते हैं 8 mm। तो आप अगर इधर से वैल्यू कंसिडर करोगे तो ये यहाँ पे टोटल 8 होगा, तो ये बचा कितना होगा, 4 mm बचा होगा। तो 4 mm एज कंपेयर टू D आप क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज द D/2, नीचे भी कितनी होगी D/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टीपी को लगभग निगलेक्ट कर रहे हैं। टीपी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 0 के मान के चल रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू किस, डेप्थ, क्योंकि ये 300-400 mm के आसपास डेप्थ होती है। तो 300 के कंपेरिजन में 4 mm आप निगलेक्ट कर सकते हो अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अगर आप बहुत एक्यूरेट निकालना चाहते हो तो इसको भी कंसिडर आप कर सकते हो। मैं इसको मानता हूँ दिस इज द D/2, मैं उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को लेना चाहिए था यहाँ से इसकी वैल्यू D/2 प्लस TP/2, लेकिन मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया निगलेक्टेड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ निगलेक्टेड, तो इस बात को एकदम ध्यान रखना है। तो निगलेक्टेड करोगे तो दिस इज द D/2, ये कैंसिल आउट AP, इसको सॉल्व करोगे D/2 प्लस D/2 D आ जाएगा। तो ZP इज इक्वल टू दिस इज द कमिंग आउट टू बी AP इंटू D। चल ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि वैल्यू कैसे निकल के आती है। दिस द ZP इज इक्वल टू दैट इज ZP इज इक्वल टू AP इंटू D।
वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा ZP ऑफ प्लेट इज इक्वल टू AP इंटू डी। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ से आपको प्रूफ कर दिया। चल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे Z ऑफ प्लेट, Z ऑफ प्लेट। अभी प्लेट की बात कर रहे थे तो Z ऑफ प्लेट की अब बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, Z ऑफ प्लेट की बात कर रहे हैं ना कि ZP की बात कर। तो दोनों में डिफरेंस है। ZP क्या प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, Z क्या है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। तो यहाँ पे जो Z है दिस द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेट। Z होता क्या है, इसका लिख सकते हो I ऑफ, दिस इज द IXX ऑफ इंटायर क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई दिस इज द Y बार, या इसको Y मैक्स आप बोलते हो। कभी भी Z आप लिखते हो तो क्या लिखते हो I बाई Y लिखते हो। अब आप बताओ कि इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को कहाँ पे चाहिए, इस एक्सेस के अबाउट चाहिए, और इसका खुद के अबाउट कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इसमें हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सेस। तो Z इज इक्वल टू आप प्लेट अगर लिखोगे, Z आप प्लेट अगर मैं लिखूँ, Z आप प्लेट इज इक्वल टू, इसको प्रूफ किया जा सकता है क्या, IXX के लिए देखो इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी जिसकी विड्थ B है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है थिकनेस है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ B इंटू TP क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस इसका खुद का एरिया, जैसे इसका खुद का एरिया क्या है, इसको मानते हैं खुद का एरिया A इंटू सेंट्रॉइड आएगा H बार का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई इसकी डेप्थ कितना दे रखा है, दिस इज द D/2। जो Y मैक्स होगा फ्रेंड्स वो अप्रॉक्सीमेट हम लेके चल रहे हैं D/2 हो जाएगा, क्योंकि इस न्यूट्रल एक्सेस से जो Y मैक्सिमम डिस्टेंस होगी D/2 इधर होगी, D/2 इधर होगी। TP को लगभग निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ, मेरे को यहाँ पे चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा IXX ऑफ इंटायर सेक्शन क्रॉस सेक्शन। तो इंटायर के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया X एक्सेस पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन आपका इसके अबाउट क्या हो जाएगा BT³/12 होगा, प्लस आपको यहाँ पे चाहिए तो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस चाहिए A इंटू H बार का होल स्क्वायर। अब ये H बार क्या होगा, देखो H बार आपके पास है, दिस इज द H बार हो जाएगा D/2। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, दिस इज द, इसको मैं निगलेक्ट करूंगा, अप्रॉक्सीमेट 0 मानना हूं, क्योंकि BT³/12 जो है H² बाई का जो H² है इसके कंपेरिजन में बहुत कम आता है। लगभग मान लो B को क्यूब करोगे, T का मतलब 6 का क्यूब कितना 212, मतलब मान लो 216 आ गया, डिवाइड बाई 12 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली निगलेक्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू एरिया दिस। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, एरिया आप क्या लिख सकते हो B इंटू TP, इसका एरिया जो है आप लिख सकते हो, एरिया आप प्लेट ही लिख दो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, B इंटू T से अच्छा है। एरिया आप प्लेट लिखूंगा मैं इंटू H बार की जगह पे D/2 लिखूंगा मैं स्क्वायर इंटू दिस डिवाइड बाई D/2, ठीक है। तो ये कहानी आपकी स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज टू बी कैंसिल आउट, तो AP इंटू D/2 इंटू 2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से प्रूफ कर दिया मैंने AP इंटू दिस इज द AP इंटू D। तो ये आपका हो जाता है Z ऑफ प्लेट। तो देखा आपने, प्रूफ कर दिया मैंने 2 तरीके से आपको, और जैसा आपको सुटेबल लगे याद करने में, चाहे आप यहाँ से याद कर सकते हो, Z ऑफ प्लेट आप निकालना चाहोगे ZP वहाँ से भी, और यहाँ से, दोनों बातें क्या निकल के आती है लगभग सेम। इसलिए इसका डेरिवेशन मैंने करा दिया। अगर आप इसको रिमेंबर कर सकते हो तो अच्छी बात है, उस डेरिवेशन को जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना याद रहता है कि AP रिक्वायर्ड इजकल टू ZP रिक्वायर्ड माइनस ZP I सेक्शन डिवाइड बाई D कर देना, सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी कहानी बिल्टअप सेक्शन की, और कुछ और स्टेप हैं जिनको मैं यहाँ पे डील करूँगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट है इसी के बारे में मैं डील करता हूँ, यहीं पे सारी कहानी मेंशन करता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। इसी में स्टेप मेंशन करूँगा। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग हैं। इसी के कुछ और स्टेप हैं। देखिए जब प्रॉब्लम करोगे, अभी ये आपको स्टेप हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो देखोगे कि यही सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, बड़ी आसान होने वाली हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो कि जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाएंगी। तो सब चीज़ डिपेंड होती है किस पे, क्वेश्चन पे। तो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो यही चीज़ टिपिकल लगेगी, जब क्वेश्चन कर लोगे तो आपको यही, क्योंकि देखिए ये क्या है ना,
एसएससी जेईई में इस पे क्वेश्चन पूछा है, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए बीम को पढ़ना जरूरी है। अक्सर लोग बीम को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कल को बीम का ही पूछेगा अब ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। चलो अब बात कर लेते हैं, हम लोग हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को यहाँ पे डील करें। अगला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को ट्रीट करना है। एक और पॉइंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। वही चीज़ है जो मैंने अभी डेराइव की, उसी चीज़ को थोड़ा थ्योरी फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि कल को अगर आप भूल जाते हो तो उन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख सको। क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए रेक्टेंगुलर एरिया इज ट्रीटेड एज लाइन एरिया, नोट पॉइंट करके है, इफ रेक्टेंगुलर एरिया, if rectangular area is treated as लाइन एरिया, अगर इसको आप लाइन एरिया ट्रीट करते हो, मतलब मैंने अभी यहाँ पे क्या माना, इस रेक्टेंगल को एक लाइन माना था, क्योंकि लाइन माना था तभी मैंने टीपी को नेग्लेक्ट कर पाया था, क्योंकि लाइन में क्या होगा, टीपी बहुत कम होगा, इसीलिए यहाँ पे कर पा रहे थे। तो अगर आप देखोगे क्या कि यहाँ पे तीन चीज़ें निकल के आती हैं, तीनों पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। इस केस में क्या होगा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू, ये बराबर होगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के बराबर होगा, ये होगा आपका सेक्शन मॉडुलस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हो, या ब्रैकेट में आप लिखो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ZP इजकल टू ZE। इस बात को मैंने अभी प्रूफ किया है, क्या देखो यहाँ पे ZP आप प्लेट इजकल टू मैं लिखा था, इलास्टिक को मैंने क्या किया, यहाँ पे इलास्टिक इजकल टू मैंने प्लास्टिक के बराबर प्रूफ किया, क्योंकि ये प्लास्टिक में निकल के आया था, ये इलास्टिक में निकल के आया था, और दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसको क्या मान रहा हूँ, रेक्टेंगल एरिया ट्रीटेड एज लाइन एरिया। चल नेक्स्ट बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं जो MP है उसको MY के बराबर आप लिख सकते हो। क्यों लिख पाओगे, क्योंकि अब क्या है, आपने पढ़ रखा है जो M होता है उसको हम लोग बोलते हैं ZP इंटू दिस इज द FY डिवाइड बाई 1.1 लिखते हो, ठीक। लेकिन अगर आपके केस में, इस केस में अगर आप देखोगे कि ZP, और अगर मैं बात करूं ZP इजकल टू अगर ZE लिखोगे तो इस केस में क्या होगा, MP, और देखो यहाँ पे जब MP पुट करोगे तो ZP लोगे, तो ZP आपको पता है ZE के बराबर है, तो इसको फर्दर आप यहाँ पे ZE लिख सकते हो इंटू FY डिवाइड बाई 1.1 लिख सकते हो आप, ठीक। अच्छा, अगर आपको कहा जाए इलास्टिक आपको लिखना है तो इलास्टिक में भी ZE आएगा इंटू FY डिवाइड बाई 1.1। तो इससे क्या हुआ कि MP और MY कब होगा बराबर, जब आप ट्रीटेड एज लाइन एरिया। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इजकल टू सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन, अगर फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं A इंटू वाई, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, जिससे आपने पढ़ा होगा सोम में। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब होता है एरिया इंटू उसकी जो डिस्टेंस होगी न्यूट्रल एक्सिस से, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया। अगर उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दोगे y से, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो A इंटू वाई करोगे तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आएगा, एक बार और y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आ जाता है। तो ये कहानी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चल, तो इस चीज़ को एकदम एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो अभी हमने निकाला था, क्या लिखा था, AP रिक्वायर्ड, फार्मूला वो चीज़ जो लिखी थी उसको यहाँ पे थोड़ा मेंशन करता हूँ, AP रिक्वायर्ड, तो ये ZP रिक्वायर्ड निकल के आया था, ZP रिक्वायर्ड माइनस ZP ऑफ बीम डिवाइड बाई दिस द D। ये ध्यान है, इन LSM यूज़ करोगे, अगर आप वर्किंग से यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो AP अगर आप रिक्वायर्ड WSM से यूज़ करोगे तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जो ZP यूज़ करोगे ये तो हो जाएगा, चलो ठीक है, रिक्वायरमेंट सही है, माइनस ये आप यूज़ करोगे Z ऑफ बीम। कभी भी यहाँ पे जो है, इसको मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको मैं Z इलास्टिक कर दूँ तो Z बेटर रहेगा, दिस द बीम,
डिवाइड बाई डी। तो इन डब्ल्यूएशन वर्किंग स्ट्रेस से अगर आप करोगे तो आपको ये रखना पड़ेगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि ये एलएसएम में लगेगा जब जेडपी आप रखोगे, और जब आप वर्किंग से करोगे तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे इलास्टिक में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इलास्टिक में जब कभी भी वर्किंग में आपका प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस का नहीं रहता है। उसका डायग्राम कुछ ऐसे रहता है, यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका रहता है। तो इलास्टिक के केस में आप जेडी लोगे और जिसमें कि Fy वैल्यू आपकी आती है, तो दिस इज द वैल्यू ये यहाँ पे रहती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला स्टेप है इसमें, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। कंसीडर द प्लेट डायमेंशन। यहाँ से आपको कंसीडर करना होगा प्लेट डायमेंशन, क्योंकि देखो होता क्या, जब आपको एरिया पता चल जाएगा, आपको एरिया सपोज दैट पता चल गया, मान लेते हैं कि 5000 एरिया आ गया प्लास्टिक इसका प्लेट का, ये एपी रिक्वायर्ड जो है आपको पता चल गया कि ये 5000 आ गया। अगर ये 5000 आ गया तो मैं क्रॉस सेक्शन मान लूँगा 500 × 10 का, 500 इसकी विड्थ हो जाएगी ये वाली और 10 इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो वहाँ से जब तक आप एपी नहीं पता कर पाओगे तब तक सारी चीज़ें आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंसीडर द प्लेट dimension and classify। अब सारी कहानी वैसे ही चलने वाली जैसे पुरानी है। क्लासीफाई द सेक्शन एज प्लास्टिक कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट। ये आपको पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा है। नहीं दिया है तो प्लास्टिक मान के सॉल्व कर लेना। इसीलिए आप यहाँ पे जब प्लास्टिक होता है तभी यहाँ पे जेडपी लिख पाते हो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो स्टेप होगा हमारा, मान लेते हैं ये दूसरा था, ये तीसरा है। चलो अगला है चेक फॉर सेफ्टी इन शेयर। शेयर में हम लोग चेक करेंगे इसकी सेफ्टी को। किस में चेक करेंगे? शेयर में। एंड क्लासीफाई द हालांकि इतना हाई लेवल जाता नहीं कभी है। क्लासीफाई हाई शेयर है कि लो शेयर। हाई शेयर का तो मेरे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस लो ही शेयर का पढ़ना है। हाई शेयर और लो शेयर केस, दो में से कोई एक हो सकता है। अब इसको कंपैरिजन कैसे करोगे? 0.6 इंटू VD से कंपेयर कर लोगे, जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, ये कह रहा है फाइंड आउट द मोमेंट कैपेसिटी। वो सारे स्टेप सेम हो जाएंगे। फाइंड आउट द मोमेंट कैपेसिटी। मोमेंट की कैपेसिटी आप निकालोगे, वैसे निकालोगे जैसे पहले पढ़ रहे थे। मोमेंट कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेक्शन क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई एंड इंश्योर। क्लासीफाई करो एंड इंश्योर करो, एंड इंश्योर दैट इज एंड इंश्योर मोमेंट अप्लाइड ये कम होना चाहिए किससे? जो भी आपका रजिस्टिंग। तो MU अप्लाइड इज लेस देन MV डिज़ाइन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो अगला पॉइंट आता है ये आता है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। चेक फॉर डिफ्लेक्शन, वेब बकलिंग, उसके अलावा एंड वेब क्रिपलिंग, इसमें चेक करना पड़ेगा वेब। तो सारे स्टेप वही हो जाते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना इसके लिए आपको है। इसका क्वेश्चन मेंस में ही आएगा, लेकिन कम से कम ये तो पता हो ना कि बिल्टअप होता क्या है। कल को यही नहीं पता, कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाई बिल्टअप बीम क्या होता है, और आपको 4 ऑप्शन बना दिया कि प्लेट को एक साइड लगाते हैं, प्लेट को 2 साइड लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है सेक्शन का। क्योंकि जैसे ही आपने इसको प्लेट को यहाँ पे लगाया,
इसका जो आई एक्स एक्सेस होगा उसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू आई वाई वाई। तो यही क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि क्यों हम लगाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करने के लिए मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी को क्या है हम लोग बढ़ाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो हो गया आपका ये टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक टू बी डील विथ, अगला टॉपिक डील करने वाला, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ। ठीक है, चल आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे टॉपिक पे फर्दर इंक्रीज करता हूँ। अब आपका 5 मिनट का और टॉपिक है, फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। प्लास्टिक की थ्योरी मतलब आपकी बीम फ्लेक्सुरल मेंबर की थ्योरी जो है ना आज क्लियर हो जाएगी। चलो अब मैं रफ कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि आपको अब क्लियरिटी आ जाए। देखिए क्या है ना कि अगर इसके स्टेप भी अगर आपको पता चल गए ना यार, चेक फॉर किसका किसका करा है, कल को एग्जाम में यही बना देगा किस किस के लिए चेक करते हैं, तो कम से कम इतने स्टेप आपको लिखाए के दिमाग में बैठ गया होगा यार इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं, तो ये ऑप्शन कम से कम आपको पता रहेगा ना। इसलिए इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इसको शॉर्टली लिखा देता कि ऐसे ही होता है कुछ भी, तो फिर आप भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश रहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। इसलिए मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा फिर आप मेंस में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपका एक बार अगर नोट्स प्रॉपर अच्छा बन जाएगा फिर आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं स्टील में पड़ेगी कि यार स्टील के लिए यहाँ लेक्चर पढ़ लें, वहाँ लेक्चर पढ़ लें। कंप्लीट डिस्कशन मैंने स्टील में किया है, कहीं पर भी कोई चीज़ मिस करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई बीटेक की भी चीज़ है तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया ना, इस पे एएस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सिविल सर्विसेज। तो उस टॉपिक के क्वेश्चन हम कन्वेंशनल के करेंगे अपने अगले लेक्चर में, उसके बाद हम लोग आगे वहाँ पे बढ़ेंगे। तो कुछ आईएएस के क्वेश्चन करेंगे, आईईएस में पूछे गए हैं, तो वो बीम के क्वेश्चन कर लेंगे, तब हमारी क्लियरिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। जब तक क्या है ना, हम स्टेप तो लिख लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को जब तक अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई करके ही चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि जब अप्लाई कर देते हैं उससे फ़ायदा ये रहता है कि हमको जो स्टेप्स हैं क्या लिए थे वो भी याद हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो लोग सेमेस्टर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये आराम ये हो जाता है कि जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स बड़ा हेल्प करते हैं कि कौन कौन सा स्टेप है उसको थोड़ा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल घबराना नहीं कि चीज़ें थोड़ा टफ हो सकती हैं, पहली बार पढ़ रहे होगे टिपिकल लगता है, लेकिन एक बार अगर आपका नोट्स बन जाएगा तो फिर दोबारा जब 2-3 बार उसको रिवाइज करोगे तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। इसलिए परेशान नहीं होना, पहली बार में तो देखो थोड़ा बहुत सबको टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको जितनी बार रिवाइज करोगे आपकी क्लियरिटी उतना ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को कैसे करना है। चल अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे शियर लैग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी शियर लैग आता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए डील कर लेते हैं। शियर लैग इफेक्ट ये क्या होता है, अब इसके बारे में मैंने टेंशन मेंबर में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था कि व्हाट इज द शियर लैग इफेक्ट। शियर लैग इफेक्ट जो होता है ये नॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्ट्रेस होता है, या बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म, इट इज अ नॉन, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखो, बेंडिंग स्ट्रेस। चल अगला बात करता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊंगा डायग्राम के माध्यम। सपोज दैट कि ये आपका आई सेक्शन है, दिस इज द आई सेक्शन, ये है आपका आई सेक्शन, बस लाइन डायग्राम में ही समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका 3D डायग्राम अगर आप देखना चाहते हो कुछ ही इस तरीके से आपका डायग्राम आएगा, और मैं स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके, सॉरी दिस लाइन टू बी कमिंग आउट टू बी, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, चल तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसके पैरेलल बनाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। पैरेलल बनाने से फ़ायदा ये रहेगा कि चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आई सेक्शन है, ऐसे समझ में आ रहा है, ये अंदर की तरफ गया है,
और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक डायग्राम बनाएंगे, तो दिस इज द डायग्राम। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, लगभग यहाँ पे टच करेगा थोड़ा, और इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे बना रहे हैं। चल कुछ इस तरीके से बेंडिंग कंप्रेशन फ्लेंज है, तो यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, तो मैं इसको कंप्रेशन दिखा रहा हूँ, ये है कंप्रेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहता है लगभग, क्योंकि यहाँ पे फ्लेंज में, क्योंकि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा कहाँ पे, जो आपका वेब है और जो आपका फ्लेंज का जंक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन या कह सकते हो स्ट्रेस का जो कंसंट्रेशन है वो आपका हाई हो जाता है। हाई होने के कारण यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जैसे जंक्शन पॉइंट पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेस देख सकते हो कम हो गई, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हुआ, देखो यहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेसेस क्या है, कम है, यहाँ पे और कम है। तो इसका एक एवरेज वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कैलकुलेशन में, कि भाई इसकी एवरेज वैल्यू को कंसीडर कर लिया जाए। तो क्वेश्चन में तो हम लोग एवरेज वैल्यू लेके सॉल्व कर देते हैं, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इसका जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस, इसको बोल सकते हैं। ठीक, चल उसके बाद में जो ये शियर लैग इफेक्ट होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसको देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आपके पास एक एक्चुअली रोल्ड सेक्शन है, दिस इज द रोल्ड सेक्शन। रोल्ड सेक्शन में आपने क्या किया, इसको इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे बनाया, दिस इज द रोल्ड सेक्शन, दिस इज द रोल्ड सेक्शन। ठीक है, अब रोल्ड सेक्शन में क्या हम लोग कर रहे हैं, एक प्लेट लगा दिया। अब कैसे आता शियर लैग इफेक्ट है उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये प्लेट आपने लगाया, बस समझने के लिए बस थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको समझते हैं। गेट यस में पूछा है शियर लैग इफेक्ट, ठीक है, बहुत बार। चल इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बोल्ट लगाओगे या रिविट लगाओगे। बोल्ट ही ज़्यादातर अब यूज करते हैं, रिविट का ज़माना जा चुका है। ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो आपका बोल्ट ही यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज द बोल्ट, ये बोल्ट है या रिविट बोल सकते हो। दिस इज द बोल्ट, दिस इज द रिविट, ये आपने लगा दिया। इसके बीच की जो डायमेंशन है, इनर डायमेंशन को मैं बी आई मान रहा हूँ, और जो आउटर डायमेंशन है उसको मैं ओवरऑल दिस इज बी नॉट बोल रहा हूँ। ठीक, चल एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो शियर लैग इफेक्ट है, आप फ्लेंज शैल नॉट बी कंसीडर्ड। कब कंसीडर नहीं करना है, शियर लैग इफेक्ट, शियर लैग इफेक्ट ऑफ फ्लेंज shall not be considered, shall not be considered when, कब कंसिडर नहीं करना है, जब B नॉट इज लेस देन आर इक्वल टू L नॉट डिवाइड बाई 20, और जो इनर डायमेंशन है बी आई जिसको मैं बोल रहा हूँ, दिस इज L डिवाइड बाई एल आई डिवाइड बाई, जो इनर डायमेंशन है दिस इज द एल आई, ठीक है, डिवाइड बाई 10, ये ठीक है। जहाँ पे ये अगर मैं लिख दूँ नोट पॉइंट करके, एल नॉट क्या है, एल नॉट जो डिस्टेंस है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, या इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और कल को यही पूछ लेगा कि ये है क्या गिवन, 4 ऑप्शन बना देगा कि बोल देगा कि एल नॉट की वैल्यू बताओ ये क्या है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए आर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोल दो या इन्फ्लेक्शन बोल दो,
कंट्रा फ्लेक्चर। कंट्रा फ्लेक्चर का मतलब होता है जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है या बेंडिंग मूवमेंट उस पॉइंट पे जीरो होता है, और इनफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इनफ्लेक्शन भी बोलेगा, कंट्रा फ्लेक्चर भी बोलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। या तो इसको बोलो पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट बोल दो, या इसको बोल दो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर बोल दो, या पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोल दो। सारी बातों का मतलब क्या होता है? सेम। अब इसको कैसे समझते हैं? कुछ ऐसे ही समझ लो कि आपके पास एक फिक्स बीम है, ऐसे फिक्स बीम है, मान लेते हैं कुछ देर लिए समझने के लिए। ये यूडीएल है, इसको डायग्राम को मैं बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम आता है। तो ये होता था पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द एल नॉट। अगर मेरा डायग्राम ये होता तो मेरा एल नॉट क्या होता? दिस। तो इसको बोलते हैं एल नॉट। तो पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर की जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एल नॉट। वैसे एल आई भी यहाँ पे आपकी पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर के बीच की क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। चल अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके मैं मेंशन करता हूँ, नोट इन रोल्ड आई सेक्शन, इन रोल्ड आई सेक्शन, जो आई सेक्शन यूज किए जाते हैं, जो रोल्ड आई सेक्शन होते हैं, दिस इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। जो आपका दिस जो इफेक्ट है, दिस शियर लैग इफेक्ट, द शियर लैग इफेक्ट, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन ही किए जाते हैं लोग हैं, इतने अच्छे से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इसमें शियर लैग इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है, क्या होता है? बहुत कम होता है। कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन ही किया जाता है ताकि इसका इफेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, शियर लैग डिपेंड्स अपॉन, शियर लैग डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ लोड का मतलब यहाँ पे ये होता है, टाइप ऑफ लोड का मतलब ये है कि आपका पॉइंट लोड है कि यूडीएल है। देखिए पॉइंट लोड में शियर लैग इफेक्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली जो लोड होता है उसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर पॉइंट लोड होगा तो उससे क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे सारा का सारा स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होगा, जिसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस आ सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो ये आपका हो सकता है पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, और एक हो सकता है आपका यूडीएल हो सकता है। इसमें लेस, इसमें हाई आएगा, हाई इफेक्ट आएगा, इसमें लो आएगा। किसका? शियर लैग इफेक्ट, लो शियर लैग इसमें आएगा, लो शियर लैग, और इसमें क्या आएगा? हाई शियर लैग। तो इस बात का ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंड करता है, दूसरा पॉइंट मैं मेंशन करता हूँ, विथ टू स्पैन रेशियो पे डिपेंड करता है। जो भी आपने यहाँ पे विथ बना रखी है और स्पैन कितना रखा है, क्योंकि देखिए क्या है, इसकी स्पैन ये है, दिस द स्पैन, जितना आप आगे तक जाओगे उस पर ये डिपेंड करेगा। तो आपकी विथ कितनी है इसकी और उसकी स्पैन कितनी है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना रेशियो ज़्यादा होगा उस हिसाब से उसकी चीज़ें घटेंगी और बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि विथ अपॉन स्पैन रेशियो पे भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद में डिपेंड करता है, थर्ड पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है कि बीम एंड एंड रिस्ट्रेंट्स, बीम पे भी डिपेंड करता है, बीम कॉमा एंड रिस्ट्रेंट। एंड रिस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि बीम को आपने किस तरीके से बना रखा है, जो भी आपने इसको बनाया इसका रिस्ट्रिक्शन कैसा है, मतलब कि आपने यहाँ पे फिक्स किया है आपने, या आपको हिंज मान रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये भी डिपेंड कर जाता है कि किस चीज़ों पे ये लोग डिपेंड करते हैं। तो ये कहानी आपकी थी, लगभग मैंने यहाँ पे डील की। फॉर फ्लेंज बिल्टअप सेक्शन यूजुअली वाइड फ्लेंज द सेक्शन में भी कंसिडर। चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक लास्ट पॉइंट बचता है उसको डील करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कैसे चीज़ों को डील करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बना है, उसको डील कर देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन कोई बचे ना, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होती है यही कि बार बार पढ़ना पड़ता है उस चीज़ को, और नोट्स में अगर मेंशन रहती है तो फिर वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि यही जो क्रॉस सेक्शन बनाया आपने, इसको मुझे रफ नहीं करना चाहिए था, मैं उसी में समझा देता। चलो मैं यहीं पे लिख दूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी।
यही जो सेक्शन आपको बनाया गया था बिल्टअप सेक्शन, इसी में अगर आपने बोल्ट होल का इफेक्ट क्या पड़ता है उसको देख लेते हैं। ये जो आपने बनाया था अभी, इस क्रॉस सेक्शन को मैं बना देता हूँ, तो दिस इज़ द, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, अब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो ये है यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। कैसे? ये है आपके पास रोल्ड सेक्शन, कुछ इस तरीके से वही सारी चीज़ें हैं, ये आपने बनाया। चल, ये आपने इसको रोल्ड सेक्शन को बना दिया। ठीक, इसके ऊपर आप क्या लगाना चाहते हो? प्लेट, तो आप लगाइए प्लेट, ये प्लेट लगा दिया। और यहाँ पे आपने क्या किया, ये इस तरीके से आपने इसको बोल्ट या रिविट जो भी है आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, चलो इसी के बारे में डिस्कशन ये है कि इफेक्ट ऑफ बोल्ट होल क्या पड़ता है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है SSCJEE ने। इफेक्ट ऑफ बोल्ट होल, क्या इफेक्ट पड़ता है एरिया पे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एरिया को अगर मुझे कंसीडर करना हो तो मैं लिखूंगा द ग्रास सेक्शनल एरिया, द ग्रास सेक्शनल एरिया ऑफ कवर प्लेट, कवर प्लेट आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ग्रास सेक्शनल एरिया ऑफ कवर प्लेट, दिस इज कॉल्ड प्लेट, इसका जो ग्रास सेक्शनल एरिया होगा B इंटू TP आ जाएगा। तो इसकी जो विड्थ है मान लेते हैं दिस द B, और इसकी जो थिकनेस है दिस द TP। चलो, तो जो ग्रास क्रॉस सेक्शनल एरिया है आप कवर प्लेट इज टेकन एज, कवर प्लेट इज टेकन एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेकन एज 13% मोर, यही ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में मिल जाएगा, 13% मोर देन, कोड ने रेफर किया है, देन द नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ देन द 13% मोर देन द नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर रिविट होल। इसको हमें समझना है तो मैथमेटिकली समझते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बट फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, इस चीज़ को भी मैं लिख देता हूँ, ये तो आपका कोड ने बताया, बट अप्रॉक्सीमेट सेफ डिज़ाइन के लिए हम लोग इसको 20% मानते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट इस वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। इन कैलकुलेशन कितना लिया जाता है उसको मैं मेंशन करता हूँ, 20% मोर देन द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे 20% कैलकुलेशन में लेते हैं एरिया आप अलाउ फॉर रिविट होल, इसके लिए रिविट होल के लिए। अब कैसे समझोगे, देखो जैसे आपने सपोज दैट कि आप नेट एरिया कैलकुलेट करके लाते हो, नेट एरिया कैसे निकालोगे, प्लेट आपको मैं बना देता हूँ 3D डायग्राम, यहाँ पे छोटा सा प्लेट बनाता हूँ समझने के लिए। सपोज दैट कि दिस इज द प्लेट, ये आपके पास एक प्लेट है, इसको मैं समझ लेता हूँ, ये है प्लेट, एक आपके पास प्लेट है। अब इस प्लेट में आप क्या लगाओगे, जाहिर सी बात है रिविट बोल्ट होल की सहायता करोगे ही। ठीक है, कुछ ऐसा लगाओगे आप, ये आपको बनाना पड़े, यही प्लेट है, ये अंदर की तरफ है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे ही बनाओगे आप। इसको मैं 3D डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। कुछ ऐसी प्लेट है, ठीक, तो ऐसे ही प्लेट है, इसको मैंने यहाँ डायग्राम में बना दिया। इसका कुछ आप देखिए, इसका विड्थ है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी इधर की तरफ, और इसकी कुछ ना कुछ आपके पास थिकनेस होगी। तो आपको नेट एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालोगे, b माइनस n टाइम DH कर दोगे, इंटू टी कर दोगे, यही से निकल जाएगा। चल, अब ये निकल जाएगा b माइनस n इंटू DH इंटू टी, से एरिया निकल जाएगा। फिर ये कह रहा है कि द ग्रॉस सेक्शनल एरिया, जो प्लेट का यहाँ पे ग्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एक ग्रॉस होगा,
हालांकि वो बी इंटू टी होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ग्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमें लेना चाहिए वो लगभग आपका 1.13% किसका, दिस इज़ द नेट एरिया। तो ये है आपको लेना पड़ेगा कहाँ पे, तो इस बात को मैं यहीं पे मेंशन करता हूँ, ए नेट इजकल टू ए ग्रॉस इजकल टू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ए ग्रॉस इजकल टू 1.13, कितना परसेंट ले रहे हो 13%, तो 1.13 इंटू ए नेट, इससे आपका क्या हो जाएगा ग्रास एरिया मिल जाएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट 13% के आसपास आता है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना है तो लगभग आप 20% ले लोगे। तो ये कैलकुलेशन के लिए ध्यान है, ये कैलकुलेशन के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, कैलकुलेशन के लिए है अप्रॉक्सीमेट। तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं लगाना, ऑब्जेक्टिव में किसको लगाना, इसको लगाना। तो कितना परसेंट बढ़ाते हैं 13%। ये आपके 2 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ से सीआर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पैरामीटर आपके इंपॉर्टेंट है कि L/20 क्या होता है, L/ समथिंग क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो 20 क्यों लिया गया है, यहाँ पे 10 क्यों लिया गया है, क्योंकि इनर वाला देखो फर्क कैसे समझ में आता है कि आपको निगलेक्ट कैसे करना है। देखो एक्चुअली ये बताओ कि जो BI पार्ट है ये ज़्यादा कनेक्ट है किसके साथ, आपका रोल्ड सेक्शन जो है प्लेट के साथ ज़्यादा कनेक्शन में है। तो जो चीज़ ज़्यादा कनेक्ट रहती है आपस में, उसमें शियर लैग आने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इसकी लिमिट को रखा गया L/10 और इसकी लिमिट को रखा गया L/20, क्योंकि यहाँ पे शियर लैग के इफेक्ट थोड़ा कम आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। तो जहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा वहाँ पे वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो L/ क्या कर दिया 10, तो 1/10 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1/20। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या किया, बीम का पूरा थ्योरी पार्ट जो फ्लेक्सुरल मेंबर था कंप्लीटली डिस्कस किया है। इसके बाद में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में, तो फिर आगे हम लोग मिलते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।